रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 6 देखेंगे। जिस इसमें जो है जो सेक्शंस कवर हैं वो है 73 से ऑनवर्ड 75 तक। 3 सेक्शंस इसमें कवर हैं। इस चैप्टर में जो चीज़ डिस्कस की गई है वो ये बताया गया है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसकी ब्रीच करते हो, उसको परफॉर्म नहीं करते, कोई भी पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती, तो उस नतीजे में जो है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नतीजे होंगे उसके। तो ये चीज़ जो है इस चैप्टर में डिस्कस की गई है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन जो आता है वो है 73, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज काज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ये बताया गया है कि आपने क्या करना है, कंपनसेशन पे करनी पड़ती है उस पार्टी को जिसने जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसको क्या करनी पड़ती है, कंपनसेशन पे करनी पड़ती है दूसरी पार्टी को। ठीक है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose in usual course of thing from such breach or which the parties knew when they made the contract to be likely to result of the from the breach of it। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करती, उसकी ब्रीच करती है, परफॉर्मेंस नहीं करती, ठीक है, उसको ख़त्म कर देती है, अपनी तरफ से पार्ट परफॉर्म नहीं करती, तो जो पार्टी उस नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जिस पार्टी को लॉस होगा, जो भी पार्टी लॉस सफ़र करेगी, वो इंटाइटल है कि दूसरी पार्टी से कंपनसेशन रिसीव कर सकती है, कंपनसेशन ले सकती है। ठीक है। जो भी उसको लॉस और डैमेज जो है काज हुआ है उसको दूसरी पार्टी की वजह से, भले ही वो जो है वो डैमेज जो है ना वो भले ही नेचुरली और नॉमिनल ऑर्डिनरी डैमेज हो, उस सूरत में भी जो है वो क्या कर सकती है, एग्रीव पार्टी जो है वो लॉस जो भी उसको हुआ है वो क्लेम कर सकती है डैमेजेस। और अगर कोई भी स्पेशल डैमेजेस, दो तरह के डैमेजेस इसमें जो हैं वो डिस्कस हुए हैं, एक सेकेंड, दो तरह के जो हैं वो डैमेजेस डिस्कस हुए हैं। एक जो है वो नॉमिनल डैमेजेस, यहाँ पर इसको कह लें ऑर्डिनरी डैमेज। दूसरा जो है वो स्पेशल डैमेज की बात की गई है। नॉमिनल डैमेजेस ऐसे डैमेजेस जो कि मतलब उस टाइम पे जो है वो आपको भले ही मतलब जो नॉर्मली जो है वो किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज़ में आपको हो सकते हैं, इस तरह के ऑर्डिनरी डैमेजेस जो हैं वो। और स्पेशल डैमेजेस ऐसे डैमेजेस होते हैं कि अगर जो है पार्टीज़ को जो है ना वो नॉलेज हो कि अगर इसकी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसका नुकसान क्या होगा, एडवांस में उसकी चीज़ की नॉलेज हो, न्यू पार्टीज़ को जानती हों। ठीक है, पार्टी न्यू कि भाई अगर इसके हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसकी वजह से हमें क्या लॉस, क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या जो है हमें नुकसान होगा, ये चीज़ पार्टी पहले से जानती होगी। ये चीज़ इसमें बताई गई है। सच कंपनसेशन इज़ नॉट टू गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीज़न ऑफ द ब्रीच। अच्छा, अब इसमें ये बताया गया है कि इस लाइन को समझने के लिए, जो सेकंड पैरा है ना, इसको समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल पुट करते हैं। यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, ए है, बी है। ठीक है, दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और लॉस हो गया। किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से इनडायरेक्ट लॉस हुए। ठीक है, किसी तीसरे की वजह से लॉस हुए। अब इस सूरत में ये जो रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस है, ये जो तीसरे की वजह से हुआ है, इन दोनों की वजह से नहीं हुआ, तो इस सूरत में कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं की जा सकती इधर पार्टी की तरफ से। ना यही कर सकता है, ना ए ही कर सकता है, ना ही बी कर सकता है, ये थर्ड पार्टी की वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन resembling those created by contract। those resembling those created by contract resembling those created by contract is, जो हमने पहले अभी हमने काज़ई कॉन्ट्रैक्ट कवर किए थे वो ही है 65 से 72 तक जो हमने कवर किए थे, ये उसी की बात की जा रही है कि अगर उसकी ब्रीच की जाएगी तो फिर क्या होगा। ठीक है। When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract।
अगर कोई भी इस तरह की ऑब्लिगेशन जो लॉ की तरफ से क्या पड़ा था, कज़ाई कॉन्ट्रैक्ट यही था ना जिसमें लॉ की तरफ से जो है ऑब्लिगेशन जो है वो होती है पार्टीज के ऊपर दूसरे पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है उसकी भी अगर कोई पर्सन जो है ब्रिज करता है, ठीक है, तो वो इंटाइटल है कि दूसरा पर्सन जो है उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। जैसे कि हम आम ऑर्डिनरी एक कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कंपनसेशन क्लेम करते हैं, इसमें भी वही चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन इसमें गिवन है। In estimating the loss or damage arising from a breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into the account. अब इसमें ये बताया गया है कि वो सारे मीन जिससे पता लगे, अब कोर्ट कैसे डिटरमिन करेगी, वो सारे मीन जिससे पता लगे कि रेमेडी कितनी है, कितना नुकसान हुआ है, वो सारे मीन यूज़ करेगी कोर्ट, जिससे ये डिटरमिन हो सके कि लॉस आखिर कितना हुआ है, असरटेन हो सके ये चीज़। फॉर इंस्टेंस अगर 1 लाख नुकसान हुआ है तो वो उसको जो है 1 लाख के नुकसान के लिए वो सारे वो मीन यूज़ करेगी, जिससे ये पता लगाया जा सके, एस्टिमेट किया जा सके, कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर को लॉस कितना हुआ है। वो सारे मीन यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, एक सेकेंड, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 74। Let me check. Section 74 compensation for breach of contract where penalty is stipulated for. When a contract has been broken, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in the case of such breach, or if the contract contained any other stipulation by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby, to receive from the party who has broken the contract a reasonable compensation not exceeding the amount so named, or the case may be the penalty stipulated for. इसमें ये बताया गया है कि अगर तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन पहले ही लगा दी, कंडीशन ये रख दी गई थी कि अगर हमें कोई भी किसी भी पार्टी को लॉस होगा तो वो इतना जो है स्टिपुलेटेड अमाउंट जो है वो पेनल्टी जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ वो दूसरी पार्टी जिसकी वजह से लॉस हुआ है वो करेगी, वो कंपनसेशन देगी। तो फिर उसी अकॉर्डिंग जो है वो पार्टी जो है वो कंपनसेशन पे करने के लिए लायबल होगी। इस सेक्शन में सिर्फ इतनी ही बात की गई है कि अगर तो वो चीज़ पहले ही डिसाइडेड स्टिपुलेटेड है, कंडीशन थी पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो फिर उसको उसी तरीके से जो है वो कंपनसेशन जो है उससे ली जाएगी जिस भी पार्टी की वजह से लॉस हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 75, party rightfully resigning contract entitled to compensation. A person who rightly resigns a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. कोई भी पार्टी अगर राइटफुली भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन कर रही है तो वो भी कंपनसेशन की हकदार होगी। फॉर इंस्टेंस ए और बी है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लॉफुली कैसे कोई पर्सन जो है वो रिज़ाइन करता है। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। हमारे पास 2 पार्टीज़ हैं, ए है बी है। अब ये इसको जो है वो कहता है कि भाई ए को कहता है कि मेरा घर पेंट कर दो, और जो है वो सारी चीज़ें वो जो है डिस्कस हो जाती हैं, सारी चीज़ें जो है, ठीक है, कितने अमाउंट लगेंगे ये सब कुछ। बी जो है वो बहाने कर रहा होता है कि पहले ये बोलता है 10 तारीख को कर दूंगा, फिर कहता है अगले महीने की 10 तारीख को, इस तरह करके ये कर रहा होता है। अब ये इससे जब ये बोलता है तो फिर ये बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने लगा हूँ, तो ये कहता है कि चलो मुझे एक आखिरी मौका दो, इसमें ना हुआ तो फिर ठीक है। अब ये उसमें भी ये चीज़ नहीं परफॉर्म करता, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करता, तो ए जो है उसकी मर्ज़ी है कि वो राइटफुली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। और यहाँ पर ये जो भी इसको जो मतलब टाइम की उसकी वजह से जो भी इसको लॉस हुआ है वो ये भी इंटाइटल है कि उससे कंपनसेशन दे सकता है। ही इज़ इंटाइटल इन दिस केस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।